Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of lesson first, that is resources and development. तो लैंड रिसोर्स के बारे में हम स्टडी कर रही थी। उसमें आगे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था कि लैंड का जो यूजेज है वो कैसे कैसे होता है, किन किन भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, जो विदाउट यूज़ है और विद यूज़ है, यानी कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अभी किसी न किसी तरह से वो क्या है, दूसरे कामों में उपयोग की जाती हैं। जैसे कि बस्तियाँ बसी हुई हैं, रेल रोड ये निकाले गए हैं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, या अदर जो भी चीज़ें वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, तो उनके काम भी आती है, और एग्रीकल्चर लैंड भी होती है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। जो लैंड थी, जो भूमि थी, परमानेंट पास्चर क्या है, जो परमानेंट, जैसे कि स्थायी रूप से जो चरागाह थे, जो पशुओं को चराने के लिए छोड़े गए थे, उनकी भूमि भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हुई है। ठीक है, आपको पता ही होगा, जैसे गांव में भी आसपास ज़मीनें होती थी पंचायत की, जैसे उसको छोड़ देते थे, या फिर गौ चराने की जो भूमि है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो भी कम हो रही हैं। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। ये कहता है कि अगर ऐसा हो गया, ये डिक्रीज़ होती गई, तो हम अपने जो कैटल हैं, अपने जो पशुओं का हम पालन करते हैं, उनका फीड, उनका भोजन, ठीक है, और जो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि चरागाह की भूमि अगर कम हो गई तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट, इसके जो है क्या परिणाम होंगे। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकल के आएगा अगर ऐसा होता गया, तो आगे जाके इसके परिणाम जो है भयंकर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। ये कह रहे हैं कि फैलो लैंड, जो फैलो लैंड थी, यानी कि पृथ्वी भूमि थी, जो करंट, यानी कि वर्तमान में जो पृथ्वी भूमि छोड़ रखी है, उनको छोड़कर जो और पृथ्वी भूमि है, जैसे कि कोई खराब भूमि है, 5-6 साल से है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई आती है, कि कई बार जुताई करनी पड़ेगी, ठीक है, या पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो और भी अदर खाद वगैरह जो भी हैं, पेस्टिसाइड जो वो ज़्यादा यूज होंगे उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। ठीक है, या फिर कॉस्ट कह लो ज़्यादा आएगी, पैसा ज़्यादा लगेगा। हैंस इस प्रकार दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्विस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह ये जो लैंड है, पड़ती जो भूमि है, जो लंबे समय से पड़ती पड़ी है, उनको 2 या 3 साल में क्या किया जाता है, 1 या 2 बार ही उसमें फसल उगाई जाती है। एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शॉन एरिया, ठीक है, अगर इसको हम इसमें इंक्लूड कर लें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में इंक्लूड अगर हम करें, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, द परसेंटेज ऑफ NSA, NSA होता है नेट शॉन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। ठीक है, तो शुद्ध बोया क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 54%। ठीक है, टोटल एरिया का। द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये प्रक्रिया कह रहा है कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है होती है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। तो अपने पंजाब और हरियाणा में तो क्या, ये लगभग 80% है, कौन सा, नेट सोन एरिया। ठीक है, एंड लेस देन 10% इन, और 10% से भी कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, यानी जो ईस्टर्न स्टेट हैं हमारे कुछ, और एक हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, तो इनमें क्या है, 10% से भी कम है नेट शोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक्टिविटी है ये, फाइंड आउट रीजन फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट शोन एरिया इन दीज स्टेट्स। तो ये 10% से भी कम जो स्टेट हैं, इनमें नेट शोन एरिया जो है इतना कम क्यों है, इसका अंश, उसका हमें कारण ढूंढना है, रीजन्स पता करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब ये क्या है कि हर कंट्री में जैसे कि होता है कि 33% टोटल जो लैंड है,
टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट, जंगल होने चाहिए, जो कि नेचुरल फॉरेस्ट हों जैसे। ठीक है, तो भारत में क्या है, बहुत ही कम है, वो इतना भी नहीं है। एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। और ये किस में आउटलाइन किया गया, किस में दिखाया गया, किस में इसका विवरण मिलता है हमें। ठीक है, वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, भारत की जो राष्ट्रीय और जो वन नीति कह लो इसको। ठीक है, हाँ वन ही आएगा, फॉरेस्ट हो गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नहीं है इतना। ये लैंड यूज़ का एक कैटेगरी वाइज पाई चार्ट बनाया गया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, ये कितनी है हमारी, 4.41%। फॉलोज अदर देन करंट फॉलो, ठीक है, जो वर्तमान में प्रतिभूमि है उसको छोड़कर जो प्रतिभूमि है वो क्या है, 22.57%। ठीक है, ये है। करंट फॉलो, जो वर्तमान में प्रतिभूमि है वो कितनी है हमारी, ये 7.03%। और नेट शोन एरिया ये है 43.41%। ठीक है, ये वैसे पुराना है ये। और पाई चार्ट जो सर्कुलर शेप में, ठीक है, सर्कल जो हम लगाते हैं, गोला जो हम वृत्त जो बनाते हैं, उसके अंदर जो हम दर्शाते हैं उसी को हम पाई चार्ट बोलते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये पॉलिसी हम पढ़ चुके थे कि 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, उसके अंदर 33% जो है वो वन होने चाहिए किसी वो देश में, हमारे देश में क्या। इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो पर्यावरणीय जो बैलेंस है, बैलेंस मीन्स जो उनका कि ज़्यादा फेरबदल ना हो प्रकृति के अंदर, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए क्या है, एक बैलेंस बन जाता है। तो इसेंशियल है, इसेंशियल क्या होता है, अति आवश्यक, यानी कि बहुत ज़रूरी है 33%। तो द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंक्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। ठीक है, जो फ्रिंक्स क्या होता है, किनारा। ठीक है, वनों के जो किनारे यानी कि जो बाहरी भाग है, वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि कई लाखों लोग रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ अपना गुजारा चलाते हैं, किन से, जंगलों से। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, इन्हीं जंगलों के ऊपर डिपेंड है। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड। ठीक है, ए पार्ट ऑफ द लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, अनुपयोग या अनुपयोगी जो भूमि होती है, वेस्ट जो खराब होती है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ठीक है, और वो भूमि जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगी हुई है या उनका यूज़ उसमें हो रहा है, एग्रीकल्चर में नहीं हो रहा। बिल्डिंग बनी है, चाहे रोड निकले हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो मतलब नॉन एग्रीकल्चरल में आती है। ठीक है, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी। रॉकी क्या होता है, पहाड़ी जो चट्टानी भाग जो होता है, क्योंकि उसमें हम खेती तो कर नहीं सकते जहाँ पे पत्थर है। ठीक है, नो एरिड, एरिड होता है शुष्क, यानी कि जहाँ पे पानी ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे पानी ही नहीं है। और आगे है एंड डेजर्ट एरियाज, और मरुस्थलीय भाग, वहाँ पे पानी वैसे ही नहीं रुकता, क्योंकि रेत ही रेत होता है, आप पानी भरोगे उसी टाइम वो नीचे चला जाएगा, पानी रुक नहीं पाएगा ऊपर, तो हम उस पर एग्रीकल्चर या खेती वगैरह नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको वेस्टलैंड में ही काउंट होता है। ठीक है, आगे डेज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, और भी जो अदर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि बिना कृषि की जो एक्टिविटी होती हैं वो कौन सी हैं, इंक्लूड्स सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स होता है बस्तियाँ। ठीक है, जहाँ पे हम जैसे गांव बसे हुए हैं। ठीक है, ये रोड्स जो सड़कें बनी हैं, रेलवेज जो रेल परिवहन के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई है, इंडस्ट्री एट्सेट्रा, और उद्योग वगैरह जो लगाए गए हैं। continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it। तो ये कह रहा है कि अगर हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं लैंड का, ठीक है, बिना उसकी देखभाल किए, ठीक है, और बिना उसको कंजर्व किए, बिना उसको बचाए रखे, यानी कि उसके लिए ज़रूरी क्या है, भूमि को हम कैसे बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर क्या है, भूमि और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके ऊपर जा रहा है।
तो उससे क्या होगा कि वो जो भूमि है उसकी आधी हो जाती है उन पेस्टिसाइड्स की, खाद की, जो भी हमारे खाद दवाई हम डालते हैं, ठीक है। तो उससे बचाना है, उसको कंजर्व करना है, उसको बचाए रखना है, एंड मैनेज इट, ठीक है। और इसको अच्छे से मैनेज भी करना पड़ेगा, एक तरीका, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो हमें खेती करने की ज़रूरत है। हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो उससे क्या हो जाता है, अगर हम बिना उसको बचाए रखे, ठीक है, ऐसे ही खेती करते रहेंगे लगातार कंटिन्यू, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का अपक्षय या मृदा का अपक्षय हो जाएगा, वो वेस्टेज होती जाएगी। डिग्रेड, डिग्रेड होता है वैसे कि ग्रेड को कम कर देना। मान लो कोई टॉप में है, फर्स्ट पे है रैंक उसका, और वो फिफ्थ पे चला जाए, तो वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया उसका। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस प्रीपरक्यूशन सॉरी रिपरक्यूशन ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या हो सकता है, इसकी जो प्रतिक्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, भयानक, ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, और उसका जो प्रभाव है किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, हमारे समाज और हमारे पर्यावरण के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।